हाय एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। टुडे आई वांट टू आंसर एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट ऑफन कम्स टू मी इन माय कंसल्टेशंस। लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टॉक्स अच्छा है या रियल एस्टेट अच्छा है। अब पहली बात तो ये कि ये एक अच्छा है या दूसरा अच्छा है, इसका कोई क्लियर आंसर है नहीं। अच्छा डिपेंड्स ऑन व्हाट योर नीड्स आर एंड व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस आर। लेकिन आप जानना ये चाहते हैं कि दोनों असेट क्लासेस में अंतर क्या है। मेन क्वेश्चन ये है। लेकिन लोग पूछते हैं कि अच्छा क्या है। तो आज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अक्रॉस 7-8 पैरामीटर्स की डिफरेंट एसेट क्लासेस को, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो। कैसे कंपेयर करें अक्रॉस 7 और 8 पैरामीटर्स, कैसे कंपेयर करें टू फिगर आउट कि कौन सा एसेट क्लास अच्छा है। यहाँ मैं रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रिटर्न्स डिपेंड कर सकते हैं कि आपका स्टॉक पोर्टफोलियो कैसा है या आपने कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, वगैरह वगैरह। बिना रिटर्न्स की बात किए हुए आज मैं कंप्लीट क्लैरिटी देना चाहता हूँ, ताकि ये डिबेट सेटल हो जाए कि हाउ टू थिंक अबाउट असेट क्लासेस। नाउ इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। एक टेलीग्राम ग्रुप का बटन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्लीज ज्वाइन दैट सो दैट यू गेट अपडेट्स फ्रॉम द चैनल एंड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिस्कशंस जो हम वहाँ पे करते हैं। ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी 500 से ज़्यादा मेंबर्स की हो चुकी है, एंड वी होप टू टेक इट टू एटलीस्ट 10,000 मेंबर्स। नाउ कमिंग टू द वीडियो, रियल एस्टेट और स्टॉक्स की जब भी बात होती है तो नॉर्मली लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि किसने ज़्यादा रिटर्न दिया, कहाँ पैसा डालें अभी ताकि हमारा पैसा जल्दी डबल हो जाए। लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है कि जब भी हम एक्सआईआर की बात करते हैं या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोग सुनना नहीं चाहते। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि बिना रिटर्न्स की बात किए हुए, बिना गेन्स की बात किए हुए, मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि दोनों एसेट क्लासेस में डिफरेंस क्या है एंड कैसे सोचे जब भी इन्वेस्ट करना हो तो हम कुछ 6-7 पैरामीटर्स देखेंगे, 6-7 फैक्टर्स देखेंगे, जो कि स्टॉक्स और रियल एस्टेट को वैल्यू करने में या एसेस करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है एक्सेसिबिलिटी। यानी हिंदी में बोले तो इस असेट में इन्वेस्ट करना, इस असेट का एक्सेस मिलना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। अब रियल एस्टेट सब लोग जानते हैं कि ये एक हार्ड असेट है। टिकट साइजेस बड़े होते हैं, यानी कि रियल एस्टेट आप कोई 10,000 में नहीं खरीद सकते। आपको एक या तो मेजर डाउन पेमेंट करना पड़ता है, या फिर आपको एक मेजर कैश आउटफ्लो एक बार में करना पड़ता है, जो कि कई करोड़ रुपए तक हो चुका है। इसका मतलब यह है कि एक्सेसिबिलिटी जनरली कम है। ज्यादा जनता रियल एस्टेट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। इनडायरेक्ट ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू टच एंड फील रियल एस्टेट, हार्ड असेट्स, मुश्किल है। स्टॉक्स आसान है। जीरोधा और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो खरीदना और बेचना तो आसान है, लेकिन आप क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इन जनरल एक्सेसिबिलिटी के बात करें तो स्टॉक्स को 1 और रियल एस्टेट को 0। अब अगले फैक्टर की तरफ आ जाते हैं। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सोचनी पड़ती है जब भी किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि कोई एसेट कितना लिक्विड है, इसका मतलब ये है कि उसको कैश में कन्वर्ट करना कितना आसान है। अब रियल एस्टेट की जहां तक बात है, तो चूंकि उसके प्राइसेस जनरली ज्यादा होते हैं, टिकट प्राइस ज्यादा होते हैं, और जनरली मार्केट जो है वो इलिक्विड होता है। जब आपको बेचना हो तो बायर्स मिलना मुश्किल है, और जब आपको खरीदना है तो सेलर्स मिलना मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म में, लेट्स से 3 महीने 6 महीने के अंदर आसानी से अपना रियल एस्टेट एक्सपेक्टेड प्राइसेस पे, जो होना चाहिए मार्केट प्राइसेस पे, बेच नहीं सकते, अनलेस कि आप बहुत ही अच्छे माइक्रो मार्केट में हो। स्टॉक्स में ये सिचुएशन नहीं है। स्टॉक्स हम सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है, और आप जब चाहें तो इमीडिएटली सेटल भी करवा सकते हैं, 1 दिन के अंदर भी स्टॉक सेटल करवा सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉक्स के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टॉक्स की लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं एज़ कंपेयर टू रियल एस्टेट। नाउ कीप इन माइंड कि मेरा ऑब्जेक्टिव वहाँ किसी एक एसेट क्लास को अच्छा दिखाना और किसी दूसरे को बुरा दिखाना नहीं है। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो रियल एस्टेट और स्टॉक्स के अलावा कोई और एसेट क्लास डाल के खुद से ये टेबल बना के खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ अगला फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो होता है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग यानी कि अपने पोर्टफोलियो को बदलते सिचुएशन या बदलते समय के हिसाब से चेंज करना। हो सकता है कि आपका स्टॉक का बैलेंस या पोर्टफोलियो का बैलेंस 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड्स हो, या 60% स्टॉक्स, 20% बॉन्ड्स, 20% रियल एस्टेट हो। लेकिन बदलती सिचुएशन के हिसाब से, चाहिए मान लीजिए मार्केट ओवर वैल्यूड है या रियल एस्टेट में
सडनली प्राइस कोलैप्स हो गया या कुछ और चेंजेस आ गए, उसकी वजह से आप रीबैलेंस करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है, वहाँ रीबैलेंसिंग थोड़ी मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है, उसके बारे में और बात करेंगे। बट आसान भाषा में समझें तो अगर आप तुरंत बेचना चाहें और बेच के कुछ और इमीडिएटली खरीदना चाहें, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन, बाकी फॉर्मेलिटीज़, ब्रोकरेजेस और बि एसेट को ढूँढना बेसिकली एक काम होता है। तो अनलेस कि ये आपका फुल टाइम काम है, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। स्टॉक्स में रीबैलेंसिंग आसान है। स्टॉक्स बेच के निकलना और फिर नए स्टॉक्स में या नए एसेट्स में इन्वेस्ट करना रिलेटिवली ईज़ी है क्योंकि आपकी लिक्विडिटी हाई है। किसी भी समय पे अगर आप अच्छे स्टॉक्स में, लिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, जो कि पेनी स्टॉक्स या इल्लिक्विड स्टॉक्स नहीं है, तो आप आराम से बायर्स आपको मार्केट में बैठे-बिठाए मिल जाते हैं। आपको पता भी नहीं करना पड़ता कि बायर कौन है। एक्सचेंज के द्वारा आप अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं। तो रीबैलेंसिंग अगेन रियल एस्टेट 0, स्टॉक्स इज़ 1। अब अगला जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाता है, वो है कैश फ्लोज़। 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो जो अपने एसेट प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और एक वो जो एसेट से कुछ कैश जनरेट करना चाहते हैं कि हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर उनको कुछ कैश आए। इस केस में हालाँकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी हैं, लेकिन स्टॉक्स का मेन पर्पस लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन ही होता है। अगर आप कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट वाले इन्वेस्टर हैं, जैसे अगर आप कोई रिटायर्ड व्यक्ति हैं जिसको हर महीने किसी किसी तरह की इनकम की दरकार है, तो उसके लिए शायद इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि डिविडेंड्स की कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई पीएसयू या कोई और स्टॉक डिविडेंड पे कर भी रहा है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में हमेशा वो स्टॉक डिविडेंड पे करता रहेगा। रियल एस्टेट हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट पे किराए पे लगाना या किसी और तरह से उससे कैश फ्लो जनरेट करना रिलेटिवली आसान है। तो यहाँ पे रियल एस्टेट इज 1, स्टॉक्स गेट्स 0। Next, let's talk about another important factor which is taxation. नाउ सब जानते हैं कि टैक्सेशन दोनों असेट्स को अफेक्ट करता है। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ असेट यू आर इन, यू विल बी इंपैक्टेड बाय टैक्सेशन। रियल एस्टेट में आप सेक्शन 54F के बारे में शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। बट सेक्शन 54F के थ्रू आप एक रियल एस्टेट बेच के अगर दूसरे रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। स्टॉक्स में आप सब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दोनों अप्लाई होते हैं। देयर इज अ सर्विस चार्ज एंड जीएसटी चार्ज ऑल्सो दैट अप्लाइज ओवर देयर। सो टैक्सेशन के मामले में आई वुड से if you're investing from one real estate to another, then I think there is not much of a taxation impact. But अगर आप real estate बेच के किसी और asset class में जाना चाहते हैं तो there will be a taxation impact. Similarly, stocks there is absolutely no benefit of any kind of indexation और taxation benefit. अगर आप stocks में invest करते हैं तो आपको LTCG देना ही पड़ेगा, dividends के ऊपर भी क्या टैक्स देना पड़ेगा और buybacks के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से real estate gets 1 and stocks gets 0. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्मॉल मीडियम या इवन एचएनआई इन्वेस्टर हैं, तो आप चाहेंगे कि आप साफ सुथरे एसेट्स खरीदें। यू विल वांट टू बाय एसेट्स इन वाइट, राइट? एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्योर प्ले assets in the real estate sector unless you are buying apartments जो कि 100% ट्रांसपेरेंसी से बेचे जाते हैं। ये सेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की यहाँ पे जरूरत है और लोगों को अभी भी थोड़ा डर लगता है अपने पैसे इस सेक्टर में डालते हुए क्योंकि रेपुटेशन भी थोड़ी इस तरह की है। स्टॉक्स एज वी ऑल नो कि हमें एक्सचेंजेस के थ्रू खरीदना और बेचना इतना आसान है कि वी डोंट इवन नीड टू नो कि ब्रोकर कौन है, बायर कौन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, अदर साइड ऑफ ट्रांजैक्शन पे कौन बैठा हुआ है। तो रिलेटिवली ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, रेगुलेटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने बन चुके हैं और मार्केट इतना मैच्योर हो चुका है कि उतने रिस्क्स अब स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नहीं है एज कंपेयर टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेरी थॉरो विथ व्हाटएवर यू आर इन्वेस्टिंग इन। स्पेशली अगर आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बिल्डर की रेपुटेशन से लेके आपका रेरा अप्रूवल से लेके लीगल सेटअप वगैरह क्या है, इन सब बातों की जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। तो अगेन यहाँ पे रियल एस्टेट गेट 0 एंड स्टॉक्स गेट 1। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक की बात करना चाहता हूं वो है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज आसान भाषा में समझे तो बैंक से लोन लेने की क्षमता। अब स्टॉक्स आप जानते हैं कि कोई भी बैंक एक आम इन्वेस्टर को लोन नहीं देगा स्टॉक्स खरीदने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो रियल एस्टेट पे आराम से आपको होम लोन मिल सकता है जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट लोन होता है जिसकी ब्याज की दर सबसे कम होती है। तो इस केस में अगर आप लेवरेज यूज करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अज्यूमिंग कि आपका प्राइमरी रेजिडेंस नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तभी ये कंपेरेबल होगा। तो लेवरेज के केस में रियल एस्टेट इज द बेटर एसेट बिकॉज
बेसिकली स्टॉक्स में यू डोंट हैव अ चॉइस ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ लेवरेज। तो यहाँ रियल एस्टेट गेट्स 1, स्टॉक गेट्स 0। अब एक लास्ट फैक्टर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, विच इज अबाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब सिंपल है कि आप जो भी एसेट खरीद रहे हैं, आप उसके लिए उसका प्राइस तो पे कर ही रहे हैं, पर उसके ऊपर से कुछ एडिशनल चार्जेस भी आप पे करते हैं। जैसे आप रियल एस्टेट खरीदते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं। आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो ये सब चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिस्सा होती हैं, जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं। एनी एसेट यू बाई, उसके साथ कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। हालांकि मेरे हिसाब से इस केस में, अगेन बिकॉज ऑफ द online procedure and the transparency that is there in the stock market, stocks score over real estate. So stocks get 1, real estate gets 0. अब ये एक टेबल हमने बना ली डिपेंडिंग ऑन माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय ओपिनियन कि व्हाट मैटर्स व्हाइल इवैल्यूएटिंग डिफरेंट एसेट क्लासेस, एंड इसके बेसिस पे हमने एक टैली कर लिया कि किसको किससे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर इसको टोटल करें तो वी कैन सी रियल एस्टेट को 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं और स्टॉक्स को इसके हिसाब से 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। नाउ अगेन, यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कंक्लूजन कि सारा स्टॉक्स सारे रियल एस्टेट से अच्छा है। आप सब जानते हैं कि कुछ स्टॉक्स 0 तक चले गए और कुछ स्टॉक्स 1 साल में डबल भी हो गए। कुछ रियल एस्टेट ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और कुछ रियल एस्टेट ने अपने बायर्स का पैसा डुबाया भी है। यहाँ ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि एक एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लास से बेटर है। यहाँ कहने का तरीका ये है कि बिना रिटर्न्स तक गए हुए आप कैसे कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट एसेट क्लासेस को कैसे इवैल्यूएट करना है। जब भी पैसा लगाएं, निवेश करें, तो कैसे सोचें कि इस एसेट क्लास को दूसरे एसेट क्लास से कैसे कंपेयर करना है। ये कुछ फैक्टर्स मैंने बताए जिसके ऊपर आप कंपेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से और एडिशनल फैक्टर्स डाल सकते हैं। आई वुड लव टू नो कि आप और क्या-क्या कंसीडर करते हैं अगर आप इन दोनों मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं। और रिटर्न्स क्यों नहीं फैक्टर करने चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये कि रिटर्न्स फ्यूचर के हैं। आपने अगर अभी पैसा डाला तो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे, एंड देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि फ्यूचर में रिटर्न्स क्या होंगे। तो वो अनसर्टेनिटी आपके पास पहले से है। और दूसरी बात ये कि रिटर्न्स डिपेंड करते हैं कि आपने एग्जैक्टली किस सिक्योरिटी में या किस रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट किया था। जस्ट बिकॉज एक असेट क्लास अच्छा कर रही है, अगर निफ्टी अच्छा कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। अगर इन जनरल किसी शहर की रियल एस्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे माइक्रो मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। तो आपके पिक एंड चूज करने के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपके एक्चुअल रिटर्न्स क्या होंगे। लेकिन एज अ savvy इन्वेस्टर आपको एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में रखना चाहिए व्हेनेवर यू आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो और लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू एसेट क्लास। ये एक फ्रेमवर्क मैंने आपसे शेयर किया है। दिस हैज वर्क वेरी वेल फॉर मी। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं इनमें से किसी भी पॉइंट्स को, प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।